Hello, my dear students. Once again, you are welcome in my second video lecture, in which I am going to continue the second part of the story of Lost Spring. Before continue the second part, I am just briefing the first part in few minutes. फर्स्ट पार्ट में देखिए हम लोग देखे कि वहां पे एक चाइल्ड लेबर के विक्टिम की कहानी है जो साहिल है। साहिल उसके माता पिता बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आने के लिए मजबूर हुए क्योंकि वहां पे 1971 में बहुत सारा तूफान वगैरह आया जिसकी वजह से उनके घर द्वार उनकी जमीन बहुत सारा नुकसान हुआ और वे लोग खाने पीने के लिए भी तरसना पड़ रहा था। अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि दे वर स्टार्विंग, भूखमरी का शिकार हो रहे थे। सो अपनी जगह को छोड़ करके वो दिल्ली आ गए और दिल्ली के एक सुनसान जगह जो सीमापुरी के नाम से जाना जाता था उस टाइम आकर के वहां पे बस गए। तो वहीं पर साहिल रहने वाला एक चाइल्ड राइटर आप कह सकते हो जो रेगुलरली चाइल्ड राइटिंग का काम किया करता था। लेखिका साहिल से मिलती है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि लेखिका साहिल से 8 बार मुलाकात होता है लेखिका का और उन 8 मुलाकातों में उनसे ज्यादा मुलाकातें होती है, लेकिन मैंने आपको 8 पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। जिसमें फर्स्ट मीटिंग में हम लोग देखे कि लेखिका साहिल से मिलती है, उससे क्वेश्चन करती है कि तुम ये कचरे बीनने का काम क्यों करते हो। साहिल तुरंत जवाब देता है कि मेरे पास ये कचरा बीनने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। और लेखिका देखते हैं कि खोखली सी एडवाइस को देता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। साहिब ने तुरंत देखते हैं जवाब देता है कि साहिब बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे मैं जाऊँ। तो लेखिका देखते हैं कि एक फेक और यूं कहो कि एक मजाकिया प्रॉमिस उसे करती है कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम मेरा स्कूल पढ़ने के लिए आओगे। तो देखते हैं कि साहिब पूरा खुशी से झूम उठता है, बोलता है कि हाँ मैं अवश्य आऊँगा, आप स्कूल बनाइए तो सही। दूसरी मुलाकात में हम लोग देखे कि जब साहिब पूछता है कि क्या आपका स्कूल बना, तो लेखिका का हम लोग देखे कि वो काफी शर्मिंदगी उसको फील हुआ और साथ ही साथ ये भी एहसास की कि उसके जैसे प्रॉमिस साहिब के जीवन में बहुत सारे पड़े हैं और कोई भी बहुत सारे लोगों को तो प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन कोई भी अपनी प्रॉमिस को पूरा करते नहीं है। थर्ड मीटिंग में हम लोग देखे कि लेखिका साहिब के नाम के बारे में हम लोग को कुछ बताते कि कैसे उसके नाम में एक आयरनी छिपा हुआ है। कहने को तो ब्रह्मांड का विधाता या भगवान कहा गया इसके नाम में, लेकिन वास्तव में हम लोग देखते हैं कि वो एक बहुत ही गरीब बहुत ही अभागा बच्चा है जिसको कचरे के ढेर में अपना खाना खोजना पड़ता है। फिर हम लोग देखिए अगली मुलाकात में लेखिका उन लोगों के चप्पल न पहनने के बारे में कुछ बताती है कि वो लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, क्या क्या एक्सक्यूज देते हैं। फिर हम लोग लेखिका का अपना ऑब्जर्वेशन देखें कि लेखिका बोलती है कि हो सकता है कि ये चप्पल न पहनना उन लोगों के एक गरीबी एक रीजन है। फिर थोड़ा सा एक मंदिर की बात हम लोग को बताई कि जहाँ पर एक बच्चा रोज प्रे करता था कि काश को एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। 30 ईयर्स लेटर हम देखते हैं कि जब उस मंदिर में जाते हैं तो फिर पंडित का जो बच्चा दूसरा जो पंडित काम कर रहा था उसका बच्चा जूता पहनता है, चप्पल पहनता है। लेकिन 30 ईयर्स बाद भी लेखिका के आस पड़ोस में जो सारे के जैसे और भी बहुत सारे बच्चे जो रहा करते थे उन लोगों का सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर हम लोग अगली मुलाकात में देखते हैं कि लेखिका विजिट करती है सीमापुरी और सीमापुरी के उस बैड सिचुएशन के बारे में हम लोग को शेयर करते हैं कि कैसे वो लोग बहुत ही खराब अवस्था में अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, इससे उन लोगों का एकमात्र कारण ये है कि वहाँ पे उन लोगों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता है उस रैग पिकिंग के द्वारा। फिर हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों का जो सेम वर्क करते हैं रैग पिकिंग का काम, थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि पेरेंट्स लोग उस रैग पिकिंग को करते हैं सिर्फ रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए, लेकिन बच्चे उसी काम को बड़े मजे से करते हैं क्योंकि कभी कभी उन बच्चों को उस गार्बेज के ढेर में कभी कभी 1 रुपया या 10 रुपये का नोट मिलता है जिसको देख के वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। तो वो लोग और ज्यादा उसको बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उस काम को करते हैं। फिर हम लोग अगली मुलाकात में हम लोग देखे कि शायद एक टेनिस कोर्ट के क्लब गेट के सामने खड़ा है और देख रहा है कि अंदर 2 आदमी जो हैं दे वर प्लेइंग टेनिस। शायद देख करके जब लेखिका उसके पास जाता है शायद उससे लेखिका से बोलता है कि मैं भी वो खेल खेलना चाहता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ।
फिर वो शायद बोलता है कि मैं कभी कभी इनसाइड भी जाता हूँ उस कोर्ट के अंदर, कब जब कोई अंदर नहीं होता है, ये जो गेट कीपर है मुझे अलाउ करता है, मैं अंदर जाता हूँ, वहाँ पे जो एक झूला उसमें झूलता हूँ। तो शायद का एक ड्रीम है, हर बच्चे का एक ख्वाब होता है कि बचपन में वो खेले मजा करें दूसरे बच्चों के साथ, लेकिन शायद उन सारी चीज़ों से उसको दूर रहना पड़ता है क्योंकि वो मजबूर है अपनी स्थिति से। फिर हम लोग अगली मुलाकात में देखते हैं कि जब लेखिका उससे मिलती है तो शायद देखते हैं कि एक पुराना जो बिल्कुल रंगहीन कपड़ा, यूनिफॉर्म कहो, उस टेनिस का वो पहना हुआ है और साथ ही एक पेयर ऑफ शूज भी पहना हुआ है। तो जब लेखिका उसके पास जाती है तो लेखिका भी बिना पूछने से पहले शायद उससे बोल देता है कि मैं जो ये कपड़ा में पहना हुआ हूँ, जो ये शूज पहना हुआ हूँ, वो मुझे एक बच्चे से मिला जो कोई अमीर परिवार से है, जो खराब हो गया तो मुझे उसको वो मुझे दे दिया। लेखिका उसके शूज को देखती है, जिन शूज में से एक शूज फटा हुआ है, लेकिन शायद उसी फटे हुए शूज को पहन के बड़ा खुश दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि शायद का एक सपना पूरा हो गया हो, और क्यों ना हो ऐसा। साहिब ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक पेयर ऑफ फुटवेयर नहीं मिला उसको, तो उसके लिए फटे हुए शूज ही एक सपना पूरा होने जैसा है। फिर लास्ट मीटिंग में हम लोग देखते हैं कि साहिब जो है एक चाय की दुकान में काम करता है। तो लेखिका जब उससे मिलती है तो देखते हैं कि साहिब एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, डेयरी जा रहा है मिल्क लाने के लिए कैनिस्टर लेकर के। जब लेखिका से मिलती है तो देखते हैं साहिब लेखिका से बोलता है वो कि मैं वो राइटिंग का काम छोड़ दिया हूँ, मैं चाय की दुकान में काम करता हूँ। जो चाय की दुकान का जो मालिक है वो मुझे 800 रुपया प्रति महीना पगार देता है, सैलरी और वेजेस, यू कैन से दैट, और साथ ही साथ पूरा खाना जो उसको रिक्वायर करता है वो सारे खाना भी वो उसको देता है। तो जब लेखिका ये सारी बातें उससे सुन रही थी तो लेखिका उसके चेहरे को देख करके नोटिस करके हम लोग एक बात शेयर करते हैं कि यद्यपि साहिब को 800 रुपया मिल रहा है, एक फिक्स जॉब मिल गया, लेकिन साहिब के चेहरे का जो वो हंसी है, वो स्वतंत्र जो उसका चेहरा का जो एक्सप्रेशन था वो केयरफ्री लुक वो गायब हो चुका है। वो थोड़ा उदास दिख रहा था क्योंकि उसको अभी लग रहा था कि वो अभी एक गुलामी का जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उसको उस टी शॉप की जो ऑनर है उसके इशारों पे काम करना पड़ता है। अभी उसको वो स्टील कैनिस्टर जो जा रहा है उसमें मिल्क लाने के लिए, उसको काफ़ी भारी लग रहा है क्योंकि वो स्टील कैनिस्टर उस चाय की दुकान के मालिक का है, उसका अपना नहीं है, और जो वो गार्बेज बॉक्स था उसका अपना था। तो यहाँ पे उसको एक स्लेवरी वाला फील हो रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट के लास्ट में साहिब थोड़ा सा अनहैप्पी दिखता है क्योंकि वो उसको लगता है कि अभी वो स्लेव बन गया। तो इस प्रकार हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे कि साहिब किस कदर अपने बचपन को इस कचरे के ढेर में खो रहा है, जो लेखिका इसमें शेयर की है। साहिब एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आया है। साहिब जैसे जैसे सैकड़ों हजारों बच्चे इस प्रकार अपने बचपन को खो रहे हैं। कहा जाता है कि जीवन में बचपन सबसे एक अहम जगह रखता है। ये भी कहा जाता है कि आप अपना बचपन मुझे बताइए, मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूँ कि आप क्या फ्यूचर में बन सकते हो अगर आप मुझे अपना बचपन शेयर किए तो बचपन हम लोग के जीवन का फाउंडेशन है। अगर वो स्ट्रांगली बिल्ड हुआ तो फर्दर लाइफ में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे इन करता है। सेकेंड पार्ट में अब मैं सेकेंड पार्ट की तरफ आ रहा हूँ जहाँ पे शुरू होता है फर्स्ट पार्ट की तरह ही। यहाँ पे भी एक लाइन है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है। वहाँ पर जो आई था समटाइम्स आई फाइंड होती, वहाँ पे आई था साहिब, यहाँ पर आई है मुकेश। मुकेश भी साहिब की तरह एक ऐसे अभागा बच्चा जो अपने बचपन को इस चाइल्ड लेबर में खो रहा है, चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, उसका बचपन तबाह हो रहा है। तो ठीक फर्स्ट पार्ट की तरह सेकेंड पार्ट में भी आई हैव रिटन हियर ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ these 6 points I am going to explain the second part so that you can also have an image of the second part as you had in the first part. So please listen the explanation that I am going to make here from the first to the 6th point. So now I am coming to the first point that I have written here. The story begins with the meeting of the writer and Mukesh. So in the first meeting, Mukesh shares a dream to the writer. And what is his dream? His dream or his aim in life is to become a motor mechanic or to become a car driver. So I mentioned in the line the contrast between Mukesh's aim in life
and the traditional occupation of his family. What is the traditional occupation of his family? Now, the traditional occupation of his family is bangle making. His family has been making bangles from the 3 generations. But Mukesh does not see any improvement in his house. So Mukesh revolts, or Mukesh wants to change his occupation by becoming a motor mechanic. When Mukesh says this dream to the writer feels that perhaps Mukesh will not be able to achieve his aim. Why does she think so? She thinks so because Mukesh is from a very poor family where all the members in his family are engaged in making bangles. He is from a very poor city, Firozabad, where almost all the people in Firozabad are engaged in making bangles. You can say that almost all the bangles worn by the married women on this planet made in Firozabad. So Firozabad has the biggest industry of making bangles. So Mukesh is from Firozabad and Mukesh's aim is to become a motor mechanic. He dares to change the family occupation by becoming a motor mechanic just to improve the situation of his family. So here you can say that Mukesh has dared to go against the traditional occupation of his family. So in the first point we see the contrast between Mukesh's aim in life and the traditional occupation of his family. Now I am coming to the second point, and the second point is the writer visit to Mukesh's house, Mukesh's home. Now what we see, Mukesh invites the writer to go to his home. The writer accepts this invitation and she starts following Mukesh's way and she is going to Mukesh's home. Now both are going through the streets of Mukesh's home. When the writer is walking through the streets or through the lanes of Firozabad, she witnesses the ways are very dirty, the drains are choked with lots of garbage, they are stinking very much. She also notices some of the houses made of mud, and most of the houses have the crumbling walls. She also notices that the standard of living in Firozabad has not improved at all after so many years of the freedom. Most of the people in Firozabad are living the life of ancient time. They are coexisting with animals. Animals and human beings are just coexisting, you can say that. Now after noticing all these things, the writer reaches Mukesh's home. When she enters Mukesh's home, she finds that Mukesh's home is half built. Mukesh also proudly says to the writer that his house is being rebuilt. He says this proudly. Why does he say it proudly? Because many people in Firozabad have not been able to build a house even after making bangles from long time. Now the writer sees the condition of Mukesh's house. She finds that a woman in Mukesh's house cooking the evening food. The lady is looking very weak, thin. She is no other than Mukesh's elder brother's wife. She is very young in age, but she has to follow the command of the house. She is a daughter-in-law of the family, so she has many responsibilities apart from cooking the food of all the members in the family. Now the writer tells us something about Mukesh's father. Mukesh's father has spent almost all his life
he started his career as first a tailor and then a bangle maker. He did the job of bangle making throughout of his life, but he could not do many things in life. He just, if he had done anything in life, and that is to teach his 2 children the art of making bangles. He could not make them educated, just he make them learn the art of bangle making. Now the writer listens some lines from Mukesh's grandmother, who is just complaining about his life. She tells that bangle making is their destiny. It is their God-given lineage, and how can they alter it? How can they change it? It is their fate to make bangles. Who saw her husband become blind because of bangle making? Bangle making has lots of harms. Due to bangle making, many people in Firozabad have lost the light of their eyes. She talks about the almost 20 children in Firozabad are engaged in making bangles due to the lack of proper law. She tells us that the houses where these children along with their parents sit and solder the colored pieces of glass into bangles. In those houses where they make bangles, have not proper light, have not proper circulation of air, and just they have to sit under the flickering light of lamp, and under the flickering light of lamp they make bangles. So what happens? Many children before becoming adults, they lose the sight of their eyes, they lose the light of their eyes, and they become blind. So bangle making has given them lace and snatched their life, snatched many things from their life. Now I'm coming to the third point, and the third point is the difference between Savita and the elderly woman making bangles. Here Savita and elderly woman both are making bangles, but the difference is that Savita is a very young child. She is making bangles. She is a prey of child labor, and elderly woman, she is just making bangles. So what is the difference here? Savita makes the bangles very fast. She does not know the importance of bangles, the sanctity of bangles. Still she makes it just for few coins that she is going to earn out of this making bangles. The writer says to us that Savita will come to know the sanctity of bangles when she will become a bride, because bangles are the auspicious signs of the married woman or the suhagans. So when Savita will become a bride, she will come to know the sanctity of bangles. But writer talks of the elderly woman who is also making bangles. The elderly woman who is a married woman who is also making bangles. The bangles are there are some bangles in her wrist, but no light in her eyes. So this bangle making has snatched the light of this elderly woman. So writer here worries that perhaps Savita would also lose the light of her eyes in her further life if she continues making bangles. The elderly woman also complains that she has followed this tradition of making bangles throughout her life, but she has not got satisfied food in her entire life, or you can say that she could not feed her stomach properly or with full food. So there is a difference between Savita and the elderly woman. The husband of the elderly woman comes and he just says to us that he has seen in Firozabad only the bangles and only the bangle sellers.
but he has made a house which he said it very proudly. बहुत ही गर्व के साथ इस बात को वो शेयर करता है. As if many people have not been able to build a house that has been made by him. Now coming to the fourth point, and the fourth point is the poor and helpless condition of the young man in Firozabad. Now the writer talks about some young people in Firozabad who are living a very helpless or very wretched life. They are just victim of the child labor. They have seen their parents only making bangles, and they have learned only the art of making bangles. So when writer comes to a group of young men, she asks them, why don't you form a cooperative, form a committee? The reply from the group of young men is that they do not have courage, they do not dare to form a committee. And if some young man from their side dare to form a committee, then police come to them, arrest them, and take them to the jail and beat them. So they are helpless and they are not able to form any committee or cooperative to help themselves. So here in the fourth point, the writer tells us the helpless and poor condition of the young men in Firozabad who are living very acute poverty, who are just regretting of their parents' deed, and what they do, they also repent over their deeds. They are forced to follow the tradition of making bangles. Now coming to the fifth point, or the second last point of this chapter, of this second part, and the fifth point is the writer perception of two distinct words or factors causing their unending poverty. Now after observing all these things, the writer comes to a conclusion that there are two factors, or there are two distinct words that cause their poverty. The first one is that the cobweb of poverty, or the stigma of caste. They think that they are born in the caste of Bengal makers, so they have to be following this tradition further. So you can say that here there is a stigma of caste that makes them compel, or that force them to follow this occupation further in their life. The first one is that the stigma of caste or cobweb of poverty that force them to follow this tradition. And the second distinct word or factor is, the second one is the vicious circle of the powerful people in Firozabad from different fields like middlemen, politicians, bureaucrats. All these people trap their parents and them to follow this tradition. If any of them revolt, they just suppress him or them. So they are trapped in two different worlds. First one is cobweb of poverty or the stigma of caste, and the second wave, and the second distinct factor or the second distinct world is vicious circle or the trap of the powerful people in Firozabad who exploit them. Now I am coming to the last one, and the last one is Mukesh firm will, drid ichha to become a motor mechanic. Cheers the writer. Now writer becomes very sad after listening their grief, after observing their poverty. Writer becomes very pleased or cheered by listening Mukesh aim in life. But Mukesh is different from the other young men in Firozabad because Mukesh has still courage. Mukesh wants to become a motor mechanic. Mukesh wants to revolt the tradition of Firozabad. So when the writer asks Mukesh another question about his aim, the garage is far away from your house. How will you be able to achieve your aim? Mukesh insists here. I'll go to the garage with my foot, on my foot. I will walk to the garage and I will learn this art. I will learn this motor mechanic work.
and I'll become a motor driver or car driver. The writer asked the last question to Mukesh, do you also dream of flying an aeroplane? Mukesh's eyes lowers with shame after listening this question. Because Mukesh is from a very poor family. So he feels ashamed, he feels just embarrassed. But he does not regret because his time has not crossed to become a pilot. But he is so poor that he cannot think about becoming a pilot in an aeroplane. So Mukesh answered this question that I have seen nothing but the cars playing around my streets, playing around my neighborhood. So I only want to become a motor mechanic. So here at the end of this second part, we see that Mukesh is different from the other children in Firozabad, other young man in Firozabad. He has courage to revolt over his situation, revolt against the situation. Now with these 6 points, I have tried to give you an image of the second part. Here, like Mukesh, 20,000 children are suffering from the child labor and they are engaged in making bangles and they are just harming their life. But only very few people like Mukesh or few children like Mukesh who dares to go against this tradition or make his future different. So now I am ending here the second part. In the next video I will discuss with some question of this chapter. I will give you a few questions of these 6 points, and I hope that you can answer all these questions. If you have any doubts or any questions, you can just put your questions now. Till the second video, bye bye everyone, meet you in the next video.